हर साल हमारे भारत देश से कई सारे लोग किडनैप हो जाते हैं और ज्यादातर इनमें महिलाएं और लड़कियां होती है। इनको किडनैप करने के बाद इनका फिर आगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता है, किसी और देश में इनको बेचा जाता है या तो अपने ही देश में कई सारी जगह पे जबरदस्ती इनकी शादी करा दी जाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद सुनने में हमको थोड़ी ऑकवर्ड सी लगे, बट ये अनफॉर्चुनेटली सच्चाई है आज के हमारे देश की। बहुत बार हम सभी ने ऐसे सुना होगा, किसी पड़ोसी में कोई लड़की अगर गायब हो जाती है तो ज्यादातर लोग यही एक अंदाजा लगाते हैं कि यार भाग गई होगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अनफॉर्चुनेटली उन लड़कियों की ना मिसिंग की कंप्लेंट तक नहीं रेज की जाती है और इसी के चलते ये जो आंकड़ा है मिसिंग गर्ल्स और विमेन का, ये बढ़ता चला जा रहा है। इसी एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर दिल्ली क्राइम सीजन 3 बनाया गया है। ये सीजन 3 आप नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। कुल मिला के 7 एपिसोड है और हर एक एपिसोड की लेंथ लगभग 40 से 45 मिनट की है। यानी कि अगर आप बिंज वॉच करना चाहो तो आपको 6 घंटे इन्वेस्ट करने हैं। दिल्ली क्राइम सीजन 1 और सीजन 2 मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन सीजन साबित हुए थे, बिकॉज़ जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था, जो कोर्ट का पार्ट था, जो एक्चुअल विक्टिम्स का पार्ट था, ये सारी चीज़ें सिनेमैटोग्राफी, एडिटिंग, टेक्निकलिटीज़ में भी अगर हम लोग बात करें तो दोनों भी सीज़न काफ़ी बेहतरीन बनाए गए थे। बट अगर हम लोग बात करें सीजन 3 की, तो अनफॉर्च्युनेटली इस सीजन ने मुझे डिसअपॉइंट किया। अब वो क्यों डिसअपॉइंट किया, आइए बात करते हैं आज के वीडियो में। देखो, अगर आपने सीजन 1 और सीजन 2 नहीं भी देखा है, तो भी आप डायरेक्टली सीजन 3 को देखने के लिए बैठ सकते हो। कुछ ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं है। हाँ, जब भी वो पुराने सीज़न के कैरेक्टर्स हमारे सामने आते चले जाते हैं, अगर आपने सीज़न 1 और सीज़न 2 देखा है, तो आपको नॉस्टैल्जिया फ़ील होता है, आपको वो कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है। उन सभी कैरेक्टर्स की एक-दूसरे के साथ की जो केमिस्ट्री है, किस तरीके से उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, किस तरीके से वो एक-दूसरे के साथ काम करते आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होने की वजह से उन कैरेक्टर्स की डेप्थ आपको और ज़्यादा महसूस ज़रूर होगी। दिल्ली क्राइम सीजन 3 की राइटिंग और डायरेक्शन दिया है तनुज चोपड़ा इन्होंने, और ये एक अमेरिकन इंडियन फ़िल्म मेकर है। और मुझे कुछ चीज़ों पे एक्चुअली बहुत सारे एंगल्स, बहुत सारी शूट का उनका स्टाइल वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। जैसे इस पूरे सीरीज़ में ना कई सारे क्लोज़अप शॉट्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़अप करके लिए गए हैं। मतलब ये पहली बार मैंने देखा कि इस तरीके से कोई क्लोज़अप शॉट है। ज़्यादातर क्लोज़अप शॉट जब भी हम लोग देखते हैं तो पूरा चेहरा या तो गर्दन तक हमको कैमरा दिखाई देता है, बट इस पूरे सीज़न में बहुत सारे भर-भर के क्लोज़अप शॉट्स दिखाए जाते हैं और वो बहुत ही अलग एक एंगल में दिखाए गए हैं। मैं ज़्यादा कुछ स्पॉयलर्स नहीं देने वाली हूँ आपको, डोंट वरी अबाउट इट। बट वो मुझे स्टाइल उनका अच्छा लगा। पूरा एक सीज़न का अगर टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात करें तो बहुत ही डार्क टोन, इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने मेंटेन किया है थ्रू आउट द एपिसोड्स। और जो एडिटिंग है, ज़्यादातर आपको जो शॉट्स दिखाई देंगे वो बहुत ही रॉ लोकेशंस पे लिए गए हैं। यानी कि आपको आप कन्विंस हो जाओगे कि ओके, तो ये अगर गोडाउन है तो ये सूरत का गोडाउन हो सकता है। ये अगर कोई बस अड्डा है तो ये बस अड्डा शायद राजस्थान का हो सकता है। ये अगर कोई सड़क जा रही है तो ये सड़क शायद हरियाणा की हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही सोच समझ के उन्होंने लोकेशंस को डिज़ाइन करना हो, सेट डिज़ाइनिंग हो, प्रोडक्शन वैल्यू को थ्रू आउट द सीज़न मेंटेन करना हो, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत इंप्रेसिव ज़रूर रही। जब भारत में कोई भी इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा सीरीज़ बनी है या तो फ़िल्म बनी है, मैं तब उसको हर बार देखती आ रही हूँ, बिकॉज़ ये जॉनरा अगेन हॉरर सुपरनैचुरल की तरह ही मेरा फ़ेवरेट जॉनरा है। और क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन जैसे-जैसे आगे चलता रहता है, हम भी पुलिस वालों के साथ उस केस को सुलझाने में लगे पड़े रहते हैं। और अगर इतनी इन्वॉल्वमेंट किसी भी व्यूअर की उस पर्टिकुलर फ़िल्म में हो जाती है, तो मान लो आप एज़ अ फ़िल्म मेकर सक्सेसफुल हो चुके हो। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर ही रहे हो तो लेट मी टेल यू, कास्टिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मुझे लगी, बहुत ही कन्विंसिंग। अगेन सेम कैरेक्टर्स आपको सीज़न 1, सीज़न 2 के यहाँ पर दिखाई देंगे। सिर्फ़ इसमें हुमा कुरैशी ऐड हो चुकी है और हुमा कुरैशी का परफ़ॉर्मेंस भी मुझे अच्छा लगा, बट शुरुआत का कुछ दौर ऐसे चला जाता है जहाँ पर उनका वो जो एक्सेंट है वो थोड़ा-सा अनबेरेबल लगने लगता है। बट जैसे-जैसे स्क्रीन प्ले आगे बढ़ता रहता है, जैसे कहानी आगे बढ़ती चली जाती है, आपको वो थोड़ा-सा कम बॉदर करने लगेगा। शेफाली शाह वापस एक बार हम सभी को डीआईजी की भूमिका में नज़र आती है। इस बार चैलेंजेस और ज़्यादा है क्योंकि इस बार तबादला उनका बहुत ही अलग जगह पे कर दिया गया है। हालाँकि ये सारे तबादले क्यों किए जाते हैं हम सबको पता है। बट इस वाले सीज़न में भी अगर उनके पास डायलॉग्स भी नहीं है, मात्र अपनी आँखों से भी अपने इमोशंस वो हम सभी के सामने रखने में कामयाब ज़रूर होती है। अगेन इस सीज़न में भी रसिका दुग्गल है और ये एक चीज़ ना मुझे अभी बहुत ज़्यादा खटकने लगी है कि हर बार, चाहे वो पुलिस इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा फ़िल्म हो, चाहे सीरीज़ हो, चाहे कुछ भी हो, हर एक फ़िल्म में कोई एक ऐसा पुलिस वाला ज़रूर होता है जिसका डिवोर्स हो रहा होता है या तो जिसकी घर गृहस्थी टूटने के कगार पर आ चुकी होती है। और इस बार भी रसिका दुग्गल इन्हीं सारी चीज़ों से गुज़र रही है और ये ना अब थोड़ा-सा मतलब बहुत ही आर्टिफ़िशियल लगने लगा है, पता नहीं क्यों? हर एक सीरीज़ में, हर एक फ़िल्म में पुलिस वाले का डिवोर्स कन्फर्म होता है। इस सीरीज़ में मिता वशिष्ठ भी हम सबको नज़र आती है, बहुत ही एक अलग अंदाज़ में, बहुत अलग किरदार में, बट मुझे कहीं न कहीं पे वो किरदार बहुत ज़्यादा क्रिंज लगा। हालाँकि वो कैरेक्टर क्रिंज ही है, वही उनको दिखाना था, बट होता है ना कि जब आप
ओवर एक्ट करने लग जाते हो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को, किसी पर्टिकुलर किरदार को, तो वो नहीं कन्विंसिंग लगता, बहुत ही आर्टिफिशियल, बहुत ही प्लास्टिक सा महसूस होने लगता है और इस पूरे सीरीज़ में उनका कैरेक्टर मुझे बिल्कुल प्लास्टिक की तरह ही लगा। देखो, ये तो थी सारी पॉजिटिव कड़ियाँ इस पूरे सीरीज़ की। अब बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। क्यों मैंने शुरुआत में कहा कि मेरे लिए ये सीज़न डिसअपॉइंटिंग था? देखो, सबसे पहली बात, इस पूरे सीरीज़ का स्क्रीन प्ले। ओके, आई गेट इट कि स्लो बर्निंग स्क्रीन प्ले है और मैंने इसके पहले कई सारी ऐसी वेब सीरीज़ देखी है, कई सारी ऐसी फ़िल्में भी देखी है जो 3-3 घंटे की रहती है, जिनका स्क्रीन प्ले बहुत ही ज़्यादा स्लो बर्निंग रहता है। आप ऐसी स्लो बर्निंग स्क्रीन प्ले में भी अगर सिनेफ़ाइल हो तो उसमें मज़ा ढूँढ लेते हो। बट यहाँ पर लिटरली मैं बताती हूँ, कहानी जहाँ से शुरू होती है, सेकंड एपिसोड तक आप लिटरली आपका पेशेंस चेक किया जाता है। हालाँकि मैं क्योंकि एक बहुत बड़ी सिनेफ़ाइल हूँ, तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं था। बट जैसे फिर थर्ड एपिसोड से स्टोरी आगे बढ़ती है, फिर हमको लगने लगता है कि यार मेकर्स कहीं न कहीं पे ना भटक रहे हैं, अपनी पटरी से ट्रेन नीचे उतर रही है। क्योंकि इस पूरे सीरीज़ में एक माँ को 3 बच्चों के साथ जुड़ाने की कोशिश में लिटरली 1 या पूरे 2 एपिसोड्स तक उन्होंने लगा दिए एंड दैट वाज़ टोटली अननेसेसरी। आई गेट इट कि वो एक प्राइम विटनेस थी इस पूरे सीरीज़ की, बट उसके बावजूद मात्र 2 से 3 मोंटाजेस में उसको दिखाकर खत्म किया जा सकता था। बट लिटरली वो चीज़ें ना इतनी अननेसेसरी लगने लग जाती है कि आपको लगता है कि अरे कहानी कहाँ पे चल रही थी? अब हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं? ये क्या हो रहा है? ये आगे यहाँ पे क्यों चले गए? तो ये चीज़ें शायद आपको थोड़ा बहुत इरिटेट ज़रूर करेगी। इस सीरीज़ की कहानी में 2 से 3 और ज़्यादा सबप्लॉट्स एक्चुअली डाले जाते हैं, उनको खोल दिया जाता है, बट बाद में उनका अच्छे तरीके से क्लोज़र नहीं दिया जाता। जैसे कि एक बहुत बड़ी पुलिस ऑफ़िसर है जिसको किडनैप किया जाता है, बट जहाँ से वो किडनैप होती है, वहाँ तक कोई पुलिस ऑफ़िसर नहीं जा रहा है। आई मीन ये जहाँ पर जाते हैं उसका बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश एक रीज़न दिया जाता है और मुझे नहीं लगता कि वो एक्चुअली कन्विंसिंग भी था मेरे लिए। बहुत सारी जगह पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेची महसूस होती है, लाइक आई सेड ऑलरेडी। ये चीज़ अगर नहीं भी दिखाते तो भी चल जाता। ऐसी वाली फीलिंग आपको 2 से 3 जगह पे ज़रूर महसूस होगी। इस सीरीज़ की क्लाइमैक्स में डोंट वरी, स्पॉयलर्स नहीं आने वाले। इस सीरीज़ की क्लाइमैक्स में ना शेफ़ाली शाह और फाइनली हुमा कुरैशी एक-दूसरे के आमने-सामने आ जाते हैं, बट वो पूरा सेगमेंट इतना बचकाना लगता है, उसके बाद जो भी चीज़ें चलती रहती है। जैसे आप एक डीआईजी ऑफ़िसर हो और आपके सामने एक ऐसी बंदी है जिसको आप पकड़ने में 6 एपिसोड्स हम लोग देखते चले आ रहे हैं, तो अब फाइनली शी इज़ देयर, शी इज़ राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड जो भी चीज़ें हम सभी के सामने रख दी जाती है, वो नहीं कन्विंसिंग लगती बिल्कुल भी। और वहीं पर वो जो बॉलीवुडपन है ना, वो हम सबको नज़र आता है। एक सीन है जहाँ पर एक लॉज में पुलिस ऑफिसर किसी को पकड़ने के लिए चले जाते हैं, बट वहीं पर कुछ तो हो जाता है और उसके बाद जो राजेश तेलंग सर हैं, तो उनके आमने-सामने हुमा कुरैशी का एक असिस्टेंट आ जाता है और वो एक-दूसरे के आमने-सामने बस खड़े हैं। और उसके बाद जो डायलॉग वो देता है कि पुलिस ऑफिसर है इसलिए इज्जत कर रहा हो। सो इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया जाता। बाद में मुझे लगा कि क्लाइमैक्स में कुछ दिखाया जाएगा, कुछ और एक ट्विस्ट आ जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता। एंड बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर आपको क्लीशे थोड़े बहुत एक पॉइंटर्स लगेंगे कि अच्छा, मतलब ये तो सारी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल चीज़ें थी और ये तो हमको मतलब मुझे पता ही चल गया था कि आगे ये होने वाला है। तो उसके चलते ना थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आप लूज़ ज़रूर करोगे, बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि मैं सीज़न 1 और सीज़न 2 की बहुत बड़ी फ़ैन थी, इसीलिए मैं पूरा सीज़न देखते समय कहीं पर ना बोर नहीं हुई। इतना तो है कि आप कुर्सी से नहीं उठोगे अ, और आप नहीं चाहोगे कि आप कोई ब्रेक भी लो। बट ये था मेरा पूरा रिव्यू इस पूरे सीरीज़ का, डेली क्राइम सीज़न 3। ये आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मैं इस सीरीज़ को देना चाहूँगी 3.25 स्टार्स आउट ऑफ 5। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।